यही का नाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और दिन की सबसे बड़ी खबरें आज एक नहीं दो हैं। अदानी समूह से भी एक बहुत जरूरी खबर है और अमेरिका का बैंकिंग संकट तो चर्चा में है ही। आज उसके कुछ असर भारत पर भी देखने को मिले। भारत में तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्या वो असर हैं, क्या तैयारी हैं, क्या उनका असर होगा भारत पर, क्या इसके मायने हैं, ये सब कुछ समझेंगे आज मनी सेंट्रल में। लेकिन खबरें कुछ और भी हैं। शुरुआत होगी आज मौसम की एक खबर से। शुरुआत करेंगे, मौसम विभाग ने दी किसानों को जरूरी सलाह। क्या सलाह है, मौसम से जुड़ी, बारिश से जुड़ी, क्या इसका असर होगा, ये समझेंगे। जियो के ग्राहकों के लिए झटका, महंगी हुई सेवाएं। रिटेल निवेशकों को शेयर बाजार ने किया फिर निराश। नया सर्वे आया, नई बात आई, बात पुरानी है, नए सर्वे में पता चली। कैसे थमेगी रुपए की गिरावट, रुपए की गिरावट को थामने के लिए क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सामने आया विनोद अदानी का ग्रुप से कनेक्शन। अदानी समूह लंबे समय बाद साफ साफ बताया कि विनोद अदानी ग्रुप का समूह से क्या संबंध है, कहां उनका कंट्रोलिंग स्टेक है, क्या वो करते हैं, ये सब कुछ चर्चा के लायक। इस पर बात करेंगे। और दिखने लगे बैंकिंग संकट के साइड इफेक्ट। अब पता चलने लगा कि कहां कहां दिक्कतें हैं, कितनी दिक्कतें हैं, इस पर भी आज विस्तार से चर्चा होगी। शुरुआत मौसम की खबर के साथ। देश के कई हिस्सों में बेमौसम बरसात की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि पंजाब हरियाणा के सरसों किसान फिलहाल के लिए सरसों की कटाई को टाल दें। इसी तरह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गेहूं और दलहन किसानों को फिलहाल के लिए कटाई टालने को कहा गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि जिन फसलों की कटाई पहले ही हो चुकी है उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाए, वो खराब ना हो, बारिश में उनको नुकसान ना पहुंचे। सर, आईएमडी ने ये जो चेतावनी दी है, क्या उसका संभावित असर दिख रहा है आपको? मौसम के मोर्चे से दो खबरें चुनौतीपूर्ण आई हैं। पहली खबर आई जो कि कटाई से पहले के मौसम को लेकर, उसको लेकर आईएमडी ने बड़ी गाइडलाइंस जारी की हैं। जैसा हमें पता है कि अब मौसम विभाग तेजी से गाइडलाइंस जारी कर रहा है अल नीनो के खतरे के कारण, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। शुभम ने आपको बताया कि जो कुछ राज्य हैं जहां किसानों से कहा गया, हरियाणा में, पंजाब में जो वीट और पल्स की कटाई है उसे टाल दिया जाए। सबसे ज़्यादा चुनौती इस मौसम में आईएमडी की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से ओलावृष्टि की भी है, हेलस्टॉर्म की भी है। और इसलिए कहा गया है कि जो हिमाचल और उत्तराखंड के जो बागान हैं, उन बागानों में सेब की, पीच की और प्लम की फसल को बचाने के लिए हेलस्टॉर्म को का या ओले के असर से बचाने वाले नेट लगाए जाएं। जबकि कुछ इलाकों में आईएमडी ने यह भी सलाह दी है शुभम, कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में, कि जहां पर मस्टर्ड, पहले की बुवाई वाली मस्टर्ड तैयार हो गई है, उसकी जल्दी कटाई कर ली जाए, चिकपी की जल्दी कटाई कर ली जाए, और जो वीट तैयार है उसे भी काट कर अलग कर लिया जाए। यानी ये मौसम आते आते, अल नीनो आते आते, ये जो एक पूरा हफ्ता है, अगला एक हफ्ता और 2 हफ्ते, ये तैयार फसल के लिए बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। और चूंकि 3-4 साल पहले भारत में ऐसी परिस्थिति बन चुकी, इसी मौसम में आमतौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, लो प्रेशर एरिया बनते हैं और उसके बाद बारिश भी होती है और ओले का खतरा भी होता है। ये 15 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं फसलों के लिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और वहीं मौसम काफ़ी बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आपको याद होगा मनी सेंट्रल में आपको ये भी बताया था कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि मौसम विभाग हर हफ्ते जल्दी मौसम के बारे में जानकारी देता रहे, जिससे कि जो भी नुकसान है, संभावित नुकसान है, उसको कम से कम किया जा सके। अगली खबर रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए। भारतीय एयरटेल के बाद अब रिलायंस जियो ने एंट्री लेवल पोस्टपेड प्लान का भी टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया है। टैरिफ बढ़ाने के लिए कंपनी ने अपने का जो तर्क है वो ये है कि इससे वो अपना आरपू बढ़ाना चाहती है। साधारण सी बात है कि जब टैरिफ बढ़ेंगे, सेवाओं के लिए ज़्यादा पैसा लिया जाएगा, तो प्रति यूज़र जो आय होती है कंपनी की वो बढ़ जाएगी। जियो चरणबद्ध तरीके से अपने 199 रुपये वाले एंट्री लेवल पोस्टपेड प्लान को खत्म करेगी और इसकी जगह नया प्लान 299 रुपये में पेश करेगी। यानी कि कम से कम 299 रुपये आपको का प्लान लेना होगा। भुगतान तो इससे ज़्यादा होगा टैक्स वैक्स लग के, लेकिन हाँ, कम से कम 299 रुपये का प्लान अब ले पाएंगे। इससे पहले भारतीय एयरटेल ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए एंट्री लेवल प्लान की कीमत 57% बढ़ाकर 155 रुपये कर दी थी। सर,
दो कंपनियां कहिए कि मोटे मोटे पूरे बाजार में ही दाम बढ़ गए। जियो ने क्यों बढ़ाई ये दरें? शुभ, जियो की दरों पर चले उससे पहले एक और महत्वपूर्ण मौसम के बारे में सूचना कि ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग ने इस बार एल नीनो का 50% तक खतरा बताया है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मान रही हैं कि भारत में मानसून पर एल नीनो का असर पड़ेगा और जुलाई अगस्त तक इस एल नीनो का असर भारतीय मानसून पर दिखाई देने लगेगा। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मौसम की दृष्टि से, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में खरीफ की फसल का काफ़ी बड़ा योगदान है और लंबे समय के बाद मानसून पर चुनौतियां और गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। वापस जियो की खबर की तरफ लौटते हैं। जैसा शुभम ने आपको बताया कि भारत में दोनों कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों का एक ही लक्ष्य है कि कम से कम 200 रुपए तक का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर हासिल किया जा सके। और इसलिए आप देखिए कि क्रमशः एंट्री लेवल प्रीपेड प्लान में बढ़ोतरी की भारतीय एयरटेल ने और धीमे धीमे बढ़ाते बढ़ाते अपने आरपू को 193 रुपये तक पहुंचा दिया। इस समय बाजार में एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र सबसे ज़्यादा है और इसलिए अब उसके बाद जियो भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है और जियो ने पोस्ट पेड में एंट्री लेवल प्लान का दर बढ़ाकर 299 करने की कोशिश की है। जियो की रणनीति थोड़ी सी एयरटेल से फ़र्क है। जियो की कोशिश ये है कि अब उसके प्रीपेड कस्टमर धीरे धीरे पोस्ट पेड कस्टमर्स में बदलते जाएं, उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं, डेटा की स्पीड दी जाए और वो हर महीने 200, 250, 250 रुपये के आसपास का एक बल्कि 299 रुपये तक का प्लान है जिसे लोग सब्सक्राइब कर सके और प्रीपेड की जगह वो पोस्ट पेड कस्टमर्स में बदलें। एयरटेल ने अपने एंट्री लेवल टैरिफ को 57% के आसपास बढ़ाया था। जियो अब लगभग एंट्री लेवल पोस्ट पेड टैरिफ को 50% के आसपास बढ़ा रही है और इसके साथ भारत में दूरसंचार सेवाओं के सस्ते होने के युग की समाप्ति हो गई है। हम एक लंबे दौर में भारत में दुनिया में सबसे सस्ती मोबाइल सेवा देख रहे थे। अब जैसे जैसे 5G आगे आ रहा है, जैसे जैसे कंपनियां नई सेवाएं लेकर आ रही हैं, सेवाओं की दरों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 5G को लेकर दोनों कंपनियों की बड़ी तैयारियां हैं। 5G में जाने वाले कस्टमर्स को बेहतर सुविधाएं देने के लिए भारतीय एयरटेल और जियो को बड़ा निवेश करना होगा नेटवर्क तैयार करने के लिए। अगली खबर रिपोर्ट कार्ड से जुड़ी। सरकार की योजना, सरकार ने ही रिपोर्ट कार्ड दिया। युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की थी, लेकिन इस योजना के तहत प्रशिक्षण लेने वाले अधिकतर युवाओं को रोजगार नहीं मिला। सरकार ने संसद में बताया कि योजना के जरिए प्रशिक्षण ले चुके सिर्फ 22% युवाओं को ही रोजगार मिला है। सर, क्या वजह थी, क्यों नहीं मिल पाए रोजगार? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको स्किल डेवलपमेंट मिशन कहा गया था, 2015 से लेकर 2018 तक इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा भारत में सुनी गई। लगभग हर जगह छोटे छोटे जिलों में, शहरों में कंपनियों के साथ मिलकर सरकार ने बड़े आयोजन किए और स्किल डेवलपमेंट को भविष्य के रोजगारों का जरिया मान लिया गया। लेकिन धीरे धीरे ये योजना अपने नतीजों से पीछे हटने लगी और नुकसान दिखाई देने लगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। हमें याद होगा कि इसके बाद सरकार ने स्किल डेवलपमेंट मिशन का बजट भी कट कर दिया था। 3000 करोड़ से घटाकर इसका बजट फाइनेंशियल एलोकेशन 2419 करोड़ रुपए कर दिया था, क्योंकि राज्य सरकारें इसे कायदे से लागू नहीं कर पाई थी। इस पूरी समस्या को थोड़ा करीब से समझना होगा। भारत में स्किल आधारित नौकरियों का जो सबसे बड़े स्रोत हैं वो भारत के 3 बड़े उद्योग हैं, 3 बड़े कारोबार हैं। सबसे बड़ा कारोबार है कंस्ट्रक्शन, दूसरा महत्वपूर्ण कारोबार है ट्रेड और तीसरा है ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स का हिस्सा। इन तीनों सेक्टर्स में पिछले 5-6 सालों से मंदी की स्थिति है। भारत में जो स्किल ट्रेनिंग के बाद लोग आ रहे हैं उन्हें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम मिलता है, चाहे वो प्लम्बर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन हो या मकानों में काम करने वाले हों या जो ट्रेड में काम कर रहे हों बाजार में और या ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में। यही 3 बड़े क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में सामान्य स्किल के साथ, थोड़ी बहुत स्किल ट्रेनिंग के साथ, हुनर के साथ लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भारत के संगठित क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं वो एजुकेशन के लेवल पर, आईटी के सेक्टर में, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की या इस तरीके की नौकरियां मिलती हैं। दरअसल इस पूरी स्कीम में, इस पूरे मिशन के बाद भी जो बाजार था नौकरियों का, स्किल्ड नौकरियों का, वो बाजार बढ़ नहीं सका और इसलिए हमने देखा कि इसमें ट्रेंड लोगों को 17 से 22% के आसपास ही लोगों को इस पूरी प्रक्रिया में जॉब मिल पाया। और ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत में पहले से ही स्किल की कमी है और अब जब स्किल्ड नौकरियों की कमी दिखाई दे रही है तो उसका असर आपको उन आंकड़ों में दिखता है जो हर महीने आते हैं और भारत में बेरोजगारी दर 7.5 से 8% के आसपास दिखाई देती है। यानी निचले स्तर पर कम प्रशिक्षित लोगों को, कम शिक्षित लोगों को, अल्प शिक्षित लोगों को नौकरियों को लेकर जो मुहिम शुरू की गई थी स्किल की, वो कहीं ना कहीं कामयाब होती नहीं दिखाई दी। इसे नए सिरे से सरकार को इस पर कुछ काम करना पड़ेगा।
अगली खबर एक सर्वे से जुड़ी। सर्वे तो नया है, नया करा गया है, नए लोगों पर किया गया, लेकिन नतीजे पुराने हैं। नतीजे फिर एक बार ये बता रहे हैं कि शेयर बाजार में अधिकतर रिटेल निवेशक ऐसे हैं जिन्हें निवेश पर उतना भी रिटर्न नहीं मिला जितना रिटर्न बाजार के प्रमुख इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स निफ्टी दे सकते हैं। तो सोचिए, आपने अपना दिमाग लगाया, अपना पैसा लगाया, अपने हिसाब से ट्रेड किया, लेकिन अंत में जो नतीजा निकला वो ये निकला कि सेंसेक्स निफ्टी में अगर आप पैसा लगा देते तो शायद ज़्यादा रिटर्न कमा लेते, खुद नहीं कमा पाए। सैमको नीलसन के एक सर्वे में ये पता चला है। 67% छोटे निवेशक ऐसे हैं जो शेयर बाजार से मिलने वाले रिटर्न को इंडेक्स के रिटर्न को बीट नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, सर्वे में यह भी पता चला कि 65% निवेशकों को पता ही नहीं है कि बाजार से उन्हें कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी कि वो ये कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको रिटर्न दरअसल मिल क्यों रहा है। सर, बाजार ने रिटेल निवेशकों को क्यों निराश किया? शुभम, इस सर्वे को देखिए और फिर उसके बाद पूरे दिन सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर शेयरों की खरीद की सलाहों को सुनिए, जिसमें हर दूसरा व्यक्ति आपको ये सलाह देता दिखता है और कई अन्य माध्यमों पर भी ये सलाह देता दिखता है कि इस स्टॉक को खरीद लिया जाए या इस स्टॉक में निवेश कर दिया जाए, इसमें पैसे दोगुने हो जाएंगे। ये सर्वे लगातार फिर बता रहा है कि भारत में स्टॉक और इक्विटी लिटरेसी की बहुत ज़्यादा कमी है। शेयर बाजार में निवेश के तौर तरीके क्या हैं, आपको बेहतर रिटर्न कैसे मिल सके, नुकसान से कैसे बचा जा सके, आपको कोई स्टॉक खरीदना है या आपको इंडेक्स फंड में लगाकर अपने निवेश को सुरक्षित रखना ज़्यादा बेहतर है, ये सारे तौर तरीके जानना और समझना ज़रूरी है। और इसी के बीच में करेला और नीम चढ़ा जैसी स्थिति ये होती है जब छोटे निवेशक एफ&ओ सेगमेंट में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। सेबी ने बताया कि भारत में हर एफ&ओ सेगमेंट में निवेश करने वाले हर 10 में से 9 रिटेल इन्वेस्टर्स को सिर्फ नुकसान और नुकसान हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। तो अगर आप पूरे शेयर बाजार को देखें तो शेयर बाजार की एक तस्वीर ऐसी दिखती है मैं शुभम, जैसे कि शेयर बाजार में हर व्यक्ति कमा रहा है, शेयर बाजार में कमाई का एक दरिया बह रहा है। जो बाजार में पैसा लगाएगा वो पैसा बनाकर निकलेगा। दूसरी तरफ हमें वास्तविकता दिखाई देती कि अधिकांश छोटे निवेशक अपनी पूंजी भी नहीं बचा पाते हैं। जितनी पूंजी उन्होंने एक साल की शुरुआत में लगाई थी, एक साल के बाद उनके रिटर्न्स भी उसमें नहीं दिखाई देते। और इसलिए ज़रूरी है कि वित्तीय बाजार में रिटर्न के साथ जो जोखिम है उन्हें कायदे से समझा जाए। हम लगातार इस बात की कोशिश मनी 9 में करते हैं, आपको ये बताने के लिए कि आप समझदार निवेशक बने, ट्रेडर ना बने, और खास तौर से फ्यूचर और ऑप्शन से तो बिल्कुल ही बचकर रहें क्योंकि वहाँ नुकसान होने का खतरा है। और ये सर्वे उस समय आया है जब भारतीय शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है और अगले पूरे साल के लिए तेज उतार चढ़ाव होने की संभावना है। इसलिए आप अपनी निवेश रणनीति को सोच समझकर, जानकारी करके, सवाल पूछकर, लोगों से सही ढंग से समझकर तब चुने। ये सर्वे का संदेश है। खुद पैसा ना लगाएं और फ्यूचर ऑप्शन में तो बिल्कुल ना जाएं, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लें। अगली खबर, सरकार की तरफ से साफ किया गया कि आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया निर्धारित योजना के तहत चल रही है। दीपम सचिव की तरफ से ये जानकारी दी गई। दीपम सचिव का ये बयान उस रिपोर्ट के बाद आया जिसमें दावा किया गया था कि दुनिया भर में बड़े बैंकिंग संकट को देखते हुए सरकार आईडीबीआई के विनिवेश की योजना टाल सकती है। आईडीबीआई बैंक में फिलहाल सरकार और एलआईसी की 61% हिस्सेदारी है। सर, आईडीबीआई बैंक पर एक खबर छपती है, सरकार उसका खंडन करती है, नहीं ऐसा नहीं है, निजीकरण पटरी पर है। आपको लगता है ये हो पाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में या अटक गया? एक और बड़ा विनिवेश का कार्यक्रम ध्वस्त हो गया या पीछे चला गया। पिछले पूरे साल सरकार की तरफ से प्रति महीने 2 तरीके के बयान, प्रक्रिया चल रही है, कोशिश चल रही है, ग्राहक ढूंढने की कोशिश की जा रही है, नहीं हो पाया। आईडीबीआई बैंक का विनिवेश टालना उतना आसान नहीं है क्योंकि आईडीबीआई बैंक का विनिवेश एलआईसी के विनिवेश से जुड़ा था। एलआईसी को अपने कमिटमेंट के तहत इस बैंक से बाहर निकलना है क्योंकि एलआईसी अब बाजार में एक सूचीबद्ध कंपनी है। और सरकार पूरे साल में शेयर बाजारों में इतनी तेजी के बाद, जो शेयर बाजारों में गिरावट आई पिछले साल के मध्य से शुरू हुई, इतने सब तेजी के बाद भी भारत के एक बैंक के विनिवेश में सफलता हासिल नहीं कर सकी। और अब जिस तरीके का संकेत मिल रहा है उस हिसाब से आईडीबीआई बैंक फिलहाल सरकारी ही रहेगा। अभी कैसे सरकारी रहेगा, एलआईसी को के जो प्रोस्पेक्टस में वादा किया गया है कि एलआईसी को इससे बाहर निकलना था, वो प्रक्रिया कैसे संभाली जाएगी, क्या कोई दूसरा सरकारी निवेशक इसमें आएगा, ये देखना होगा। लेकिन आईडीबीआई बैंक के विनिवेश से पीछे हटने के बाद 2 बड़े संकेत दिखाई देते हैं। एक तो ये कि सरकार को ये लग रहा है कि इस साल शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बेरुखी के कारण, भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के कारण कम से कम शेयर बाजार के जरिए विनिवेश के माकूल नहीं है, माफिक नहीं है। तो जो भी विनिवेश हो सकते हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जिसमें कोई एक कंपनी आए और हिस्सेदारी खरीद ले। बाजार में इक्विटी बेचकर अच्छे विनिवेश की कीमतें नहीं वसूली जा सकती। पहला तो संदेश ये। और दूसरा संदेश ये कि बैंकों के निजीकरण की या बैंकों को प्राइवेटाइज करने की या बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की संभावनाएं तो अब लगभग शून्य सी दिखाई दे रही हैं। इस साल तो ऐसा कुछ होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती और अगले साल चुनाव के बाद ही फिर शायद सरकारें इस तरफ आगे बढ़ेंगी।
सर आईएफसीआई को भी बंद करने की कुछ बात चल रही है। भारत का सबसे पुरानी वित्तीय संस्था है आईएफसीआई, 75 साल पुरानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो सरकार ने बनाई थी। लगातार इस बात की कोशिश, इसमें भी वही समस्या, एसेट लायबिलिटी मिसमैच है, ज़्यादा कर्ज फंसे हुए हैं, वित्तीय संस्था के पास कोई संपत्ति नहीं है। सरकार ने पिछले सालों में आईएफसीआई में लगातार इक्विटी डाली, घाटे वाली एनबीएफसी इसमें काफ़ी इक्विटी डाली। 2022 में सरकार ने 100 करोड़ रुपए डाले थे, इससे पहले 400 करोड़ रुपए की और इक्विटी इस कंपनी आईएफसीआई में डाली गई थी, पर इस वित्तीय संस्था को खड़ा किया नहीं जा सका और अब इसे ग्राहक नहीं मिल रहे। जब आईडीबीआई बैंक को ग्राहक नहीं मिल रहा है तो आईएफसीआई को ग्राहक मिलना कहाँ से पॉसिबल है। तो इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि शायद 28 मार्च को जो बोर्ड है आईएफसीआई का वो मिलेगा और वो जो इसके बॉन्ड्स हैं उनका प्रीमेच्योर रिडम्पशन करेगा। 95 करोड़ के आसपास के बॉन्ड हैं जो कि 2032 में रिटायर होने थे और उनका पेमेंट किया जाना था और रिडम्पशन के बाद आईएफसीआई को वाइंड अप करने की प्रक्रिया शुरू होगी। आईएफसीआई के पास 8,545 करोड़ की लायबिलिटीज़ हैं जो मार्च 2022 में आईएफसीआई पर थी और इस तरह से ये वित्तीय संस्था जो 75 साल से भारत में पहला भारत की शुरुआती फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में था, उसका दरवाजा पूरी तरह बंद होने वाला है। अगली खबर रुपए पे बातचीत करते हैं। रुपया इन दिनों फिर से एक बार तूफान में फंसता दिख रहा है। रुपया धीरे धीरे खसक कर 83 के स्तर पर पहुंच सकता है। आने वाले दिनों में उम्मीद है, आशंका ऐसी भी है कि इसको पार कर सकता है। रिजर्व बैंक की तरफ से ये कहा गया है कि अब रुपए को संभालने के लिए भाई मध्यस्थता नहीं होगी, ऐसा नहीं कर पाएंगे। सर, जब रिजर्व बैंक, जिसकी तरफ उम्मीदें होती हैं कि जब रुपया टूटेगा तो रिजर्व बैंक संभाल लेगा, अगर ये नहीं होगा फिर तैयारी क्या होगी? रुपया कई तरीके के तूफान में लगभग 4-5 महीने हमने रुपए में काफ़ी स्थिरता देखी। रिजर्व बैंक ने काफ़ी उत्साह के साथ बाजार में विदेशी मुद्रा भंडार की आहुति भी दी जिससे कि रुपए को 83 से नीचे जाने से रोका जा सके। अब आप गिनती करिए कि रुपए के लिए जो बन रहे तूफान हैं वो कितने बड़े हैं और इसलिए रिजर्व बैंक भी अब इस तूफान में अपने विदेशी मुद्रा भंडार को नहीं आगे ले जाना चाहता, अपने हाथ नहीं जलाना चाहता। इसलिए बाजार को ये संकेत मिल रहे हैं कि रुपया 83 के पार जा सकता है और कुछ दिनों में आपको शायद ऐसा होता दिखाई भी देगा। सबसे पहला तूफान ये कि दुनिया में ब्याज दरें बढ़ने की प्रक्रिया बनी रहेगी। इस बात की संभावना, आशंका जाहिर की जा रही थी कि अमेरिका के बैंक संकट में हैं, यूरोप के बैंक संकट में हैं, तो दुनिया के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कल 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। उसके बाद यूरोप के अन्य बैंकों ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व भी शायद मौजूदा परिस्थितियों में महंगाई को रोकने के लिए ब्याज दरों में एक बड़ी बढ़ोतरी करेगा। डॉलर इंडेक्स में मजबूती की संभावना है जिसका असर रुपए की गिरावट के तौर पर हमारे सामने आएगा। दूसरी चीज़ ये कि रुपए को दूसरा तूफान या रुपए के लिए जो दूसरी बड़ी चुनौती है, भारत से विदेशी निवेशकों की आवाजाही है। भारत के विदेशी निवेशक भारत से बाहर निकल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश की बिकवाली कर रहे हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भारत के निर्यात में बढ़ोतरी नहीं हो रही, निर्यात में गिरावट दिखाई दे रही। तो अब दो रणनीतियों की तरह से काम करने की कोशिश दिख रही है सरकार के भीतर। एक, रिजर्व बैंक बहुत ही संकट की स्थिति में शायद रुपए में इंटरवीन करेगा। 83 के बाद तक के स्तर को स्वीकार कर लिया गया है कि उससे नीचे रुपया जा सकता है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार अब इस बात की तैयारी कर रही है कि वो भारत में आयात को, खासतौर पर गैर जरूरी आयात पर सख्ती करे और ऐसे आयात को सीमित करे जिसकी वजह से भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बाहर जाता है और उसे रोका जा सके। वो गैर जरूरी आयात कौन से होंगे, उनकी क्या सूची होगी, इस पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। यानी रुपए को बचाने के लिए जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसे कम करने की ही कवायद शुरू हो रही है और अब शायद रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बहुत संभाल कर खर्च करने की कोशिश करेगा अगले साल की परिस्थिति में। चलिए अब दिन की सबसे बड़ी खबरों का रुख करते हैं। आज दिन की बड़ी खबरें एक नहीं दो चुनी गई हैं। पहली अदानी समूह से जुड़ी और दूसरी अमेरिका के बैंकिंग संकट से जुड़ी। पहले बात करेंगे अदानी समूह की। अदानी ग्रुप की तरफ से साफ किया गया कि गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी कंपनियों के प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा हैं। ग्रुप की कई कंपनियों में विनोद अदानी की हिस्सेदारी है और सीमेंट कारोबार में तो विनोद अदानी के पास कंट्रोलिंग स्टेक है। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में विनोद अदानी को लेकर कई तरीके के सवाल किए गए थे, जिसके बाद अदानी ग्रुप ने विनोद अदानी के बारे में अपना पक्ष रखा है। सर, ये सूचना कितनी महत्वपूर्ण है देना और इसके क्या मायने हैं? ये सूचना लंबे समय के बाद निकल कर आई। अगर आप हिंडनबर्ग को जनवरी के अंत में जो हिंडनबर्ग की तरफ से रिपोर्ट आई थी उसको अडानी समूह की तरफ से दिए गए लंबे जवाब को, जो बहुत काफ़ी लंबा जवाब था, करीब 413
पेजेस का लंबा जवाब दिया गया था। उस जवाब में विनोद अडानी के इस पूरे कामकाज से संबंधों को लेकर समूह ने अपने आप को अलग किया था। ये कहा था कि जवाब मेरे सामने है कि विनोद अडानी की कोई मैनेजरियल पोजीशन नहीं है, सब्सिडरीज में, एंटिटीज़ में किसी तरीके की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन अब यहाँ से परिस्थितियाँ थोड़ी बदलती दिख रही हैं। मैनेजरियल पोजीशन की बात आज भी नहीं कही गई, लेकिन अब जैसी खबर हमारे सामने आ रही है उस हिसाब से अडानी समूह ने स्टॉक एक्सचेंजेस को, रेगुलेटर को बताया है कि वो प्रमोटर्स का हिस्सा हैं और एक बड़े कारोबार में, सीमेंट कारोबार में उनके पास निर्णायक इक्विटी है। सीमेंट कारोबार वो जिसे पिछले साल अडानी समूह ने अधिग्रहण किया था और जहां से अडानी समूह के लिए चुनौतियां बननी शुरू हुई थी, जो $10.5 बिलियन का अधिग्रहण था जो आया था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का आरोप लगाया था कि विनोद अडानी और अडानी परिवार के लोग दुनिया में अलग अलग शेल कंपनियों के जरिए पूंजी लाकर या भारत से ही पूंजी को ट्रिप करा कर भारत के शेयर बाजार में लाते हैं और कंपनी के शेयरों में की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। कंपनी ने हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बदले अपने जवाब में इन सारी चीज़ों से इनकार किया था और ये कहा था कि तमाम जांचें और इंक्वायरीज चल रही हैं जिनके लिए अडानी समूह भारत के रेगुलेटर्स को सूचनाएं दे रहा है। पर विनोद अडानी को लेकर लगातार बहुत सारे सवाल अलग अलग जगह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी उठे, भारत में भी उठे। अब गौतम अडानी के समूह को, अडानी समूह को रेगुलेटर से इसलिए कहना पड़ा क्योंकि 3 तरीके की जांचें सामने चल रही हैं। सेबी जांच करने पर बाध्य हुई है सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद और सेबी हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच कर रही है। और हमें ध्यान रखना होगा कि हिंडनबर्ग के आरोपों में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति विनोद अडानी ही है। उस पूरी बड़ी सूची में विनोद अडानी की भूमिका पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट का अपना एक्सपर्ट पैनल भी जाँच कर रहा है जो इन आरोपों की, और सरकार ने भी संसद को बताया है कि सेबी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। और इसलिए शायद अडानी समूह को अपने डिस्क्लोजर में यह बताना पड़ा कि विनोद अडानी की वस्तुतः इस पूरे मामले में कंपनी में भूमिका क्या है। वो प्रमोटर्स में शामिल हैं। कंपनी अब धीमे धीमे इन बातों से पर्दा उठना शुरू हुआ है। उनकी भूमिका उन कंपनियों के बारे में क्या है जिन कंपनियों को शेल कंपनी कहा गया था, जिन्हें हिंडनबर्ग ने जिनको लेकर आरोप लगाया था, और सेबी अपने कुछ पुराने मामलों में भी जिसकी जांच कर रही थी, ये हमारे सामने भी स्पष्ट नहीं है। ये सेबी की जांच रिपोर्ट के बाद सामने आएगा। लेकिन अब जांच की प्रक्रिया थोड़ी गहराई की तरफ पहुंच रही है और कुछ और नई चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। अब बात अमेरिका के बैंकिंग संकट की। अमेरिका के बैंकिंग संकट से निपटने के लिए वहां के बैंक एकजुट होते नजर आ रहे हैं। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की सहायता के लिए अमेरिका के 30 बड़े बैंकों ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में गुरुवार को $30 अरब का डिपॉजिट किया है। उधर अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कहा है कि अमेरिका की बैंकिंग व्यवस्था सुरक्षित है और डिपॉजिटर को जब भी पैसे की जरूरत होगी वे बैंक से अपना डिपॉजिट निकाल सकेंगे। जेनेट येलेन ने ये अमेरिकी संसद की वित्त समिति के सामने बयान दिया है। स्विट्जरलैंड के बैंक क्रेडिट स्विस को भी वहां के केंद्रीय बैंक से मदद मिली है और उसकी वजह से विदेशी शेयर बाजार में क्रेडिट स्विस के शेयर में जोरदार उछाल देखने को मिला है। सर, मेरा सवाल फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का जो बेल आउट है उस पर है। इस बेल आउट का क्या मतलब है? इस बेल आउट के साथ कुछ बड़े काम हो रहे हैं, नए काम हो रहे हैं। 2008 में जब वित्तीय संकट आया था और बेयर स्टर्न्स से लेकर लीमन बैंक तक डूबा था, तब तक अमेरिका का रेगुलेटरी सिस्टम, वित्तीय तंत्र इस तरीके के बैंकों के फेलियर के लिए तैयार नहीं था। इससे पहले बैंक फेलियर्स का पुराना इतिहास है अमेरिका में। जो ग्रेट रिसेशन आई थी, जो ग्रेट डिप्रेशन थी 1930 की, उस दौरान भी बैंक फेल हुए थे और तब तक बैंकों को में डिपॉजिटर्स के पैसे की सुरक्षा के लिए FDIC बनाया गया था। लेकिन यहाँ से अमेरिका में बेलआउट की, बैंकों के बेलआउट का एक नया दौर शुरू होता है। इसे अगर आप समझें तो आपसे लगभग वैसे ही समझ सकते हैं जिस तरह से भारत में जब इस बैंक संकट में फंसा था 3 साल पहले, तो केंद्र सरकार ने, भारत सरकार की पहल पर भारत के प्रमुख बैंकों ने कंसोर्टियम बनाकर इस बैंक को, एक प्राइवेट बैंक को बेलआउट किया था। सरकारी बैंक थे भारत में, हालांकि जो बैंक अभी पैसा दे रहे हैं वो सरकारी नहीं, क्योंकि अमेरिका में सरकारी बैंक नहीं है, सारे प्राइवेट बैंक हैं। पर भारत के सरकारी बैंकों ने सरकार की पहल पर एक कंसोर्टियम बनाकर इस बैंक को बेलआउट किया था और इस बैंक को बचाया था, जिसके 81 बॉन्ड्स का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और हमसे लगातार मनी सेंट्रल में आपको बताते रहे। अब यहां से दुनिया के बैंकिंग रेगुलेटर्स फेडरल रिजर्व के पैसे से, यानी अपने केंद्रीय बैंक के पैसे से या टैक्स पेयर्स के पैसे से बेलआउट नहीं कर रहे हैं। पहली बार कल ऐसा हुआ, अपने तरीके का पहला कदम था जिसमें 7 बड़े बैंक्स ने, अमेरिका के 7 बड़े बैंक्स ने, JP Morgan Chase, मोगन स्टैनले, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, वेल्स फार्गो,
बैंक ऑफ यूएस, इन सारे बैंकों ने मिलकर 40 अरब डॉलर का बेल आउट एक और प्राइवेट बैंक को दिया। अमेरिका के प्राइवेट बैंक्स ने अपने ही एक प्राइवेट बैंक को बेल आउट किया 40 बिलियन डॉलर से। और ये वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के कारण अमेरिका के रेगुलेटर्स ने संकट को रोकने में की कोशिश की है। और इस बात के संकेत भी दिए गए हैं कि अन्य भी बैंकों को अगर जरूरत होगी तो बड़े बैंक ही उन्हें अपना पैसा उपलब्ध कराएंगे। लगभग ऐसी ही स्थिति हमको यूके में भी दिखाई दी। यूके में भी तत्काल आनन फानन में, क्योंकि अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली और यूके की बैंकिंग प्रणाली में काफ़ी समानताएं हैं और दोनों देश एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं और सीखते हैं। जैसे ही एसवीबी बैंक की, सिलिकॉन वैली बैंक की सब्सिडियरी, जो यूरोप की सब्सिडियरी संकट में फंसी, एक प्राइवेट बैंक को, एचएसबीसी बैंक को आगे किया गया और उसे तत्काल 24 घंटे के भीतर ब्रिटेन के वित्त मंत्री की पहल पर, उनकी दखल पर उसे टेक ओवर करा दिया गया। स्विट्जरलैंड में थोड़ा मामला अलग था। स्विट्जरलैंड के नेशनल बैंक ने क्रेडिट स्विस को बचाने के लिए पैसा दिया। शायद कुछ स्विट्जरलैंड के बड़े बैंक्स क्रेडिट स्विस को बेल आउट करने के लिए आगे नहीं आए। लेकिन यहाँ से बैंकिंग संकटों के समाधान का एक नया मॉडल बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें सरकार और फेडरल रिजर्व अपने जरिए बैंकों को पैसा देने को तैयार है कर्ज के तौर पर, जो वैसे भी बैंकों को देता रहता है, जिस विंडो के जरिए देता रहता है। लेकिन जब बेल आउट की जरूरत पड़ेगी तो क्या अब सरकारें डूबते बैंकों को बेल आउट नहीं करेंगी? क्या बैंकों को ही बैंकों को बेल आउट करना पड़ेगा? इस सवाल का जवाब हमें कुछ समय बाद मिलेगा। अगर और भी बैंक डूबते हैं अमेरिका में या यूरोप में, उनका क्या होगा? क्या बड़े बैंक उनमें पैसा डालेंगे और कितना पैसा डाल पाएंगे उन बैंकों को, और क्या इससे बैंक बचेंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल बैंकों के बेल आउट का एक नया दौर अब शुरू हो रहा है यूरोप और अमेरिका में। चलिए अब बैंकिंग संकट का भारतीय पहलू समझते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक यानी एसबीवी में भारतीय स्टार्टअप के जमा पैसों पर सरकार की तरफ से जानकारी दी गई। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि एसबीवी में भारतीय स्टार्टअप की करीब 1 अरब डॉलर की पूंजी जमा है। एसबीवी संकट के बाद सरकार ने भारतीय स्टार्टअप के साथ बैठक की थी। भविष्य में इस बैंक जैसे संकट से भारतीय स्टार्टअप के सामने चुनौतियां ना आए, इसके लिए आईटी मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंकों को भविष्य में स्टार्टअप को ज़्यादा कर्ज देना होगा। ध्यान से सुनिए, भारतीय बैंकों को स्टार्टअप को ज़्यादा कर्ज देना होगा। सर, बैंकिंग का संकट तो दूर हो गया, जैसे तैसे होना था, तमाम बैंक आए, बेल आउट दिया, देर सवेर उभरेंगे, निकलेंगे, डूबने नहीं दिए जाएंगे। स्टार्टअप्स का क्या होगा? इनका संकट का समाधान कैसे निकलेगा? ये राय तो बड़ी खतरनाक सी लग रही है। ध्यान से सुनिए कि भारतीय बैंकों को स्टार्टअप्स को कर्ज देना होगा, क्योंकि स्टार्टअप्स को कर्ज देकर सिलिकॉन वैली बैंक डूब रहा है। समस्या ये कि पूरी स्टार्टअप इकोनॉमी में जो चुनौतियां हैं वो अब कैपिटल से ज़्यादा कर्ज की हैं। सिलिकॉन वैली बैंक की समस्या ये थी कि उसने दुनिया भर के स्टार्टअप्स को अलग अलग तरीके से कर्ज दे रखा था, उनके बिजनेस मॉडल्स को फिनांस किया था, जिनमें प्रॉफिट की, मुनाफे की गुंजाइश लंबे समय के बाद थी। लेकिन आप देखिए कि एक सिलिकॉन वैली बैंक, जिसके बारे में शायद भारत में संकट से पहले ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे, उसमें भारतीय बैंकों का एक्सपोजर कितना बड़ा था। $1 बिलियन का एक्सपोजर भारत के स्टार्टअप्स का उस बैंक में था। और अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय बैंकों ने अपने आप को समझदारी के साथ जानबूझकर स्टार्टअप फिनांसिंग से अलग रखा। पिछले सालों में लगातार चर्चा होती रही कि भारत में जब भी स्टार्टअप बन रहे हैं तो उनको पैसा देने वाले निवेशक विदेश से आते हैं, पैसा उनको विदेश से मिलता है, भारतीय बैंक उनमें पैसा नहीं लगाते हैं। शायद अगर भारतीय बैंकों में भी कोई सिलिकॉन वैली बैंक होता और उसने भारत के किसी XYZ स्टार्टअप में पैसा लगाया होता तो आज उसकी स्थिति क्या होती, हमें ये दिखाई देता है। ये पूरी फिनांसिंग कैसे शुरू हुई, ये पूरा नया तरीका पिछले 24-48 महीनों में कैसे आया, इस पर हम अलग से आपसे इकोनॉमिका में इस हफ्ते बात करेंगे कि संकट की जड़ें कहाँ हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेहद बड़े तूफान चल रहे हैं। कैपिटल लगाने वाले लोग कैपिटल निकाल रहे हैं, और अब जब बैंक भी स्टार्टअप को फिनांस करके संकट में फंस रहे हैं तो इन्हें पूंजी कौन देगा। और इसलिए शायद आपको इस वजह से दुनिया के आईटी उद्योग में, कहा जाता था जहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होता, जहाँ नौकरियाँ ही नौकरियाँ आएंगी, हर नया साल नौकरियाँ लेकर आएगा, वहाँ सबसे ज़्यादा कटौती हो रही है। मंदी के डर से दुनिया की सीमेंट कंपनियाँ, ऑटोमोबाइल कंपनियाँ, स्टील कंपनियाँ उतनी नहीं काँप रही हैं जितनी दुनिया की आईटी कंपनियाँ काँप रही हैं, जितनी दुनिया के स्टार्टअप्स काँप रहे हैं। तो बैंक तो बेल आउट हो जाएंगे शुभम। जैसा लगता है कि गोल्डमैन सैक्स या जेपी मोर्गन चेस जैसे बड़े बैंक, HSBC बैंक छोटे छोटे बैंकों को बेल आउट कर लेंगे डिपॉजिट देकर, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन स्टार्टअप्स की समस्याओं का समाधान नहीं दिखता। उन्हें ना तो कैपिटल देने वाले लोग मिल रहे हैं और ना उन्हें बैंकों से अब पूंजी आसानी से मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ जोखिम का स्तर काफ़ी ज़्यादा है। और यह खबर इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि स्टार्टअप्स ने पिछले 3-4 सालों में भारत में सबसे ज़्यादा नई नौकरियाँ दी हैं और सबसे ज़्यादा नई नौकरियाँ ली भी हैं। पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा नई नौकरियाँ स्टार्टअप्स में खत्म भी हुई हैं।
और ये वाकई जानना बहुत ज़रूरी है, जब एसबीबी बैंक इतने चर्चा में है, कि ये बैंक करता क्या था, कहाँ से आया था, क्या इसका बिजनेस मॉडल था, एक साल में ऐसा क्या बदल गया कि देखते देखते बैंक डूबने की कगार पर आ गया, जिसका, जैसा अंशुमान जी ने कहा, सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। सर, कब बात होगी इस पे? हम लोग इस बार के इकोनॉमिका में आपको विस्तार से बताएंगे कि दरअसल ये पूरी समस्या अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की कीमत बढ़ने, कीमत गिरने और यील्ड बढ़ने से ज़्यादा एक नए तरीके के कर्ज की समस्या को लेकर उभरती है। और वो नए तरीके का कर्ज इतनी तेज़ी से बढ़ा दुनिया में कि रेगुलेटर्स भी किसी दूसरे काम में लगे रहे, वो समझ ही नहीं पाए कि उनकी नाक के नीचे कुछ और ही चल रहा था। वो क्या चल रहा था, इस बार के इकोनॉमिका में हम आपसे विस्तार से बात करेंगे कि मर्ज कहाँ है और ये चुनौती कहाँ से निकल कर आई, और एसबीबी बैंक जैसी समस्याएं क्यों हमारे सामने आकर दिखती हैं, और इसका दायरा कितना बड़ा हो सकता है। लीजिए, तो इसके लिए भी आपको लंबा इंतजार नहीं करना है, केवल एक दिन की बात है। कल शनिवार, परसों इतवार, और इतवार को सुबह 11:15 बजे आप मनी 9 के मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं एसबीबी संकट की पूरी पिक्चर। कहाँ से बात शुरू होती है, कैसे चलती है, कहाँ तक पहुँचती है, अब क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है, ये सब कुछ आपको इस इकोनॉमिकम में पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया मुख्य आर्थिक सलाहकार का सरकार के। अमेरिका के बैंकिंग संकट और वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने आगाह किया कि सरकार कंपनियों और नागरिकों को, यानी कि आपको हमको, संकट से बचने के लिए अपने पास सेफ्टी मार्जिन रखने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी के दौरान वैश्विक ग्रोथ को लेकर जो अनुमान जारी किया था वो अब किसी काम का नहीं है, आउटडेटेड हो चुका है। आईएमएफ ने 2023 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2.9% और 2024 में 3.1% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। सर, कहना क्या चाह रहे हैं आर्थिक सलाहकार? ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, और चूंकि सरकार से आया और आर्थिक सलाहकार की तरफ से आया, तो हम इससे काफ़ी कुछ महसूस कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, महक ले सकते हैं कि सरकार के भीतर क्या चल रहा है। सीए ने, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनका कहना था कि सरकार को, व्यापारियों को, कारोबारियों को और इंडिविजुअल्स को अपने सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चेतावनी सीधी है, ये कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग संकट के कारण एक बड़ा तूफान शुरू होने वाला है। सरकार कैसे सुरक्षा की तैयारी करेगी? सरकार को शायद अपने स्तर पर खर्च में कटौती करनी पड़ेगी, कर्ज की दरों को लेकर चिंता बढ़ती जाएगी क्योंकि ब्याज दरें बढ़ती चली जाएंगी। बाजार में निवेशकों के लिए तगड़ी चुनौतियां हैं, और इंडिविजुअल्स के लिए उनकी बचतों को लेकर, उनकी नौकरियों को लेकर बड़े संकट है। और इसलिए आज देखिए कि क्रेडिट स्विस के संकट के बाद शुभम, आरबीआई ने भारत के बैंकों की परिस्थिति पर करीब से नज़र रखनी शुरू कर दी। आरबीआई ने क्रेडिट स्विस क्राइसिस का भारत के असर पर का आकलन करना शुरू कर दिया। हमें पता है कि दुनिया का ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर इंटीग्रेटेड, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और भारतीय बैंक भी दुनिया के बैंकों के साथ कारोबार करते हैं। आरबीआई हो सकता है अगले 1-2 दिन में हमारे सामने स्पष्ट करे कि क्रेडिट स्विस को जो क्राइसिस आई है उसका भारत के बैंकों पर असर क्या होगा, पर सरकार में भी इस संकट को लेकर कई तरीके की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों से कहा है कि उन्हें अगले 3 वर्षों के लिए ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने होंगे जिन्हें पूरा किया जा सके, और साथ में उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान भी तैयार करना होगा। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर बैंकों के सामने पैदा हुई नई चुनौती को देखते हुए शेयर बाजार निवेशकों को तब तक बैंकिंग शेयरों से दूर रहना होगा जब तक वैश्विक बैंकिंग व्यवस्था में आया ये तूफान शांत नहीं होता। सर, बैंकों को किस तरीके का प्लान तैयार करना होगा? बैंकों से 3 साल के प्लान में 2-3 चीज़ें कही गई हैं कि उनकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, अपनी दक्षता को बढ़ाने को लेकर एक सामान्य रूप से एक प्रक्रिया चलती है कि सर्विस और एक्सीलेंस बढ़ाई जाए, कम है। लेकिन इससे ज़्यादा इसके भीतर जो बिटवीन द लाइन्स जो अंतर्निहित संदेश ये है कि एक तो बैंकिंग उद्योग के लिए अगले 2-3 साल चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया 1 साल से ज़्यादा चल सकती है। एनपीएस बढ़ने का खतरा सारे लोग जाहिर ही कर रहे हैं। अभी भी माना जा रहा है कि इस साल जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी पिछले साल हुई थी उसका असर अगले साल बैंकों की बैलेंस शीट पर दिखाई देगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि ग्लोबल बैंकिंग संकट से भारत के बैंक कितने प्रभावित होंगे ये भी देखना होगा। तो इस समय ऐसा, भले ही हम माने कि ये संकट अमेरिका में मौजूद है, यूरोप में मौजूद है, पर ग्लोबल इंटीग्रेटेड इकोनॉमी में इस संकट की लहरें भारत तक पहुंच चुकी हैं। और इसलिए मेरे हिसाब से शुरुआत से मैं कहा कि सरकार के भीतर और आरबीआई के भीतर भारतीय बैंकों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। चूंकि भारतीय बैंकों का, हमने शुरुआत में कहा कि प्राइवेटाइजेशन की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, भारतीय बैंकों को इस साल बजट में भी कोई पूंजी नहीं मिली है, ऐसी स्थिति में बैंकों को शायद अब ये तैयारी करनी पड़ेगी शुभम कि वो अपनी कैपिटल को, अपनी पूंजी को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करें और कर्जों की और एनपीओ को उत्तरोत्तर घटाते जाएं, क्योंकि ये ऐसी स्थिति में बैंकों की अगर बैलेंस शीट फ्रेजाइल है, अगर उनके पास चुनौतियां हैं तो उन्हें और संकट आने की संभावना है। और यही वजह है कि निवेशकों को बैंकिंग स्टॉक्स में सतर्क होकर ट्रेड करने की सलाह दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरें देख लेते हैं मनी सेंट्रल झटपट में।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूको बैंक ने कर्ज की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 81 बॉन्ड के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये बात खास नहीं है, ठीक है, बैंक है, 81 बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए हैं। खास बात यह है कि ये रकम 9.5% की दर पर उठाई गई है। सोचिए, जब बैंक 9.5% की दर से पैसा उठा रहा है तो ये होम लोन, ऑटो लोन किस दर पर देगा, इस बात की चिंता आपको हमें होनी चाहिए। चालू वित्त वर्ष में ये कूपन रेट किसी भी बैंक की ओर से दी जाने वाली सबसे ऊंची दर है। बैंक के प्रमुख स्वीकार किया है कि महंगा कर्ज उठाने के लिए उसके मार्जिन पर असर पड़ेगा। स्वीकार करिए ना करिए, पड़ेगा तो है ही। वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर कंपनी में 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकते हैं, एक ये खबर आई है। इस खबर के बाद रेटिंग एजेंसी केयर ने वोडाफोन आइडिया पर अपने आउटलुक को स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है। वो मानती है कंपनी में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा केयर ने इसके डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन को B+ रेटिंग को बरकरार रखा है, ये पहले से थी। इसके अलावा एक और खबर है झटपट में जो जरूरी है कि जो देश की बीमा कंपनियां हैं, जो इंश्योरर हैं, उनके लिए एलाइड सर्विसेज यानी कि जो सेवाएं वो दे रही हैं, इसके अतिरिक्त वो कुछ और सेवाएं दे सकें, इसकी मंजूरी मिल सकती है। ये मंजूरी क्या होगी और सेवाएं क्या होंगी वो भी आपको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऑटो कंपनी है जो ऑटो इंश्योरेंस देती है, तो उसके साथ साथ वो मेंटेनेंस के लिए भी कोई कवर दे सकती है कि ठीक है, गाड़ी का इंश्योरेंस भी कराइए और जब आप रिपेयर कराने जाएं, मेंटेनेंस कराने जाएं, सर्विस कराने जाएं, तो उसका भी कुछ हिस्सा बीमा दे सकता है। हेल्थ में भी ऐसा हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनी हो सकता है आपको ओपीडी चार्जेस कुछ पॉलिसीज में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, लेकिन इसके अलावा मान लीजिए दवाइयों का पैसा देने लगे, टेस्ट का पैसा देने लगे, ऐसी सेवाएं देखने को मिल सकती हैं। सर, कोई टिप्पणी आपकी? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रोमांचक खबर या रोचक खबर इसमें यूको बैंक के 81 बॉन्ड को लेके 9.5% 81 बॉन्ड, जो कि परपिचुअल इक्विटी है, लंबे समय तक हमेशा बने रहने वाले बॉन्ड है। और आप ध्यान से देखिए 81 बॉन्ड की जो नई लहर आई है बाजार में 2022 के बाद, उसमें बैंक पूंजी की कमी के कारण कितना अधिक कर्ज, कितने अधिक ब्याज दर को ऑफर कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची नहीं रहने वाली। SBI ने शुभम 2022 सितंबर में जब 81 बॉन्ड जारी किया था तो कूपन रेट थी 7.75 और जब मार्च में अपना 81 बॉन्ड जारी किया तो कूपन रेट थी 8.25%। SBI जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, जब SBI अपनी साख के बावजूद इतना बड़ा रिटर्न 81 बॉन्ड पे जारी दे रहा है 8.25% का, तो यूको बैंक तो छोटा ही बैंक है, 9.5% का 81 बॉन्ड पे ब्याज देना बनता है बाजार से पूंजी जुटाने के लिए। जिस मार्जिन की बात शुभम ने की, वही सबसे बड़ी समस्या है कि जब ब्याज दरें कम होंगी तब इन बॉन्ड्स की सर्विसिंग कैसे की जाएगी। जब आप सस्ते कर्ज देना शुरू करेंगे, क्योंकि सस्ते कर्ज देने की ज़रूरत तो पड़ेगी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, जब सस्ते कर्ज देना शुरू होंगे तब ये इतने महंगे कर्ज की सर्विसिंग कैसे की जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है जैसे कि बैंकों के बीच सरकार से इक्विटी न मिलने के बाद 81 बॉन्ड के जरिए जितनी कैपिटल हो सके उसे जुटाने की जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि आने वाले समय में अगर मौसम बिगड़ता है, माहौल ख़राब होता है, तो कम से कम उनकी इक्विटी की दीवारें तो मजबूत होनी चाहिए, उनके पास इतनी पूंजी तो होनी चाहिए जिससे किसी तूफान में वो टिककर खड़े रह सकें। एक इंपॉर्टेंट बात और जो मैं अंशुमान सर की बात में जोड़ना चाहूँगा वो ये कि 81 बॉन्ड का जो नेचर होता है वो परपिचुअल होता है, यानी कि कभी पकते नहीं, इनकी कभी मैच्योरिटी नहीं आती। ठीक है, 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल के बॉन्ड में अगर आपने ज़्यादा ब्याज दर दे भी दी है तो आपको ये चैन हो सकता है कि यार 2 साल की बात है, 3 साल की बात है। इसमें आपको अनंत काल तक, जब तक ये बॉन्ड है, जब तक बैंक है, तब तक आपको ब्याज देते रहना है। सोचिए, वो आप 9.5% पे उठा रहे हैं। जब 1 साल बाद, 2 साल बाद ये ब्याज दरों का साइकिल रिवर्स होगा, जब होम लोन फिर से 6%, 7% पर आएंगे, तब भी आप 9.5% का ब्याज चुका रहे होंगे। चलिए, फिलहाल आज के मनी सेंट्रल में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सोमवार को शाम 7 बजे। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम